Pathshala. In this video, we will discuss about structure of atom. It is the fourth chapter of chemistry of class 9th. तो जैसे हमने इसका दिस इज द सेकेंड पार्ट, इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कैसे डिस्कवरी हुई, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मास क्या है उनके ऊपर चार्ज क्या है एंड सो ऑन। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद से ये क्लियर हो गया कि एटम्स आर नाउ डिविजिबल एंड दे डू हैव सम इनर स्ट्रक्चर्स, यानी कि उनके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं। तो अब वो पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे रहते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कहा गया। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल ऑफ एन एटम दिया था इन 1903 में। तो उनके अकॉर्डिंग उस टाइम तक एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही माने जाते थे, न्यूट्रॉन्स का उस टाइम तक कुछ पता नहीं था। तो उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस वजह से एटम एज अ होल बिकम्स न्यूट्रल। तो ये प्रपोजल दिया था, जे थॉमसन ने ये फाइंड किया था कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इसका मतलब कि एक बॉल है पॉजिटिव चार्जेस का और उस बॉल के अंदर नेगेटिवली चार्जेस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जड़े हुए हैं या उसके अंदर लगे हुए हैं। तो इसको कंपेयर किया गया क्रिसमस पुडिंग से, कि जैसे क्रिसमस पुडिंग में जो पुडिंग वाला पार्ट है वो है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, एंड जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको माना गया कि वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से देखा गया कि क्रिसमस पुडिंग का जो ये वाला हमको पार्ट दिख रहा है, जो ये पुडिंग वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं दे आर सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन्स। या एक वाटरमेलन की तरह भी समझ सकते हैं कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है उसको माना गया कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये ब्लैक वाले सीड्स हैं उनको माना गया कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो थॉमसन के जो मॉडल है उसने एटम के बारे में ये बताया कि वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम का जो नेचर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस थॉमसन मॉडल को फिर फर्दर स्टडी किया गया और रदरफोर्ड ने इसके ऊपर और फाइंडिंग्स की, इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए उससे बेस्ड। तो उन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने के पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि वो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया गया था अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर। तो अल्फा पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स विच हैव +2 यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट्स मास इज 4 यूनिट, यानी उसका एटॉमिक मास होना चाहिए 4 यूनिट और उसके ऊपर +2 यूनिट का चार्ज होना चाहिए। तो ये रदरफोर्ड का क्या था, मॉडल था। उसके लिए अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो हमको स्टडी करने जरूरी है। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। तो अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्यों चूज किए थे, क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही दे हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो बहुत इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं किसी भी टाइप के मैटर में। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स क्यों चूज किए थे,
क्योंकि उनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बहुत सारी उनके पास एनर्जी होती है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स कौन थे, ये अल्फा पार्टिकल्स कौन से थे वो हम देखेंगे। तो जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 यूनिट उसका एटॉमिक मास होता है। अगर एक ऐसे हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, ये हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो ये बन जाएगा हीलियम 2+। तो 4 यूनिट एटॉमिक मास वाला हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो बना देगा हीलियम 2+ आयनिक बन जाएगा। और जैसे हम देखें, अगर हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से जो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं वो मिलके बनाते हैं एटॉमिक मास। तो हीलियम का एटॉमिक मास यहाँ पर है 4 यूनिट। तो He2+ एक ऐसा एटम है जिसका कि एटॉमिक मास है 4 यूनिट और उसका वो है 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ऐसे हीलियम का जिसके के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हों, ऐसे हीलियम एटम को कहते हैं, ऐसे He2+ वाले एटम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ऐसे ही अल्फा पार्टिकल्स के साथ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने। तो उसमें क्या था कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए गए थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ, उनको ऐसे फास्ट मूविंग 2+ चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स लिए गए थे। उन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल पर जैसे ही इंसिडेंट कराया गया, थिन गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड की जो बहुत ही पतली लेयर वो ली गई, और उसके ऊपर जब इन अल्फा पार्टिकल्स को, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर जब स्ट्राइक कराया गया तो उसमें से उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस थे कि जैसे कि ये देखा गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट, जैसे इसमें दिख रहे हैं ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए हैं। फिर उसके बाद ये देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, और बाकी बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि रिबाउंड बैक हो गए। जैसे थोड़े थे वो डिफ्लेक्ट हो गए और बहुत कम थे जो रिबाउंड बैक हो गए। तो इन ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए, जैसे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्रेट चले गए, उनसे ये पता लगता है कि एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो जैसे हमको दिख रहा है कि एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती है। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से। उससे ये पता लगता है कि एटम के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, जहां से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब वो एटम के अंदर पेनिट्रेट होंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो वो जो स्मॉल डिफ्लेक्शंस हैं, वो स्मॉल डिफ्लेक्शंस शो करते हैं कि सेंटर में एक रीजन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड बैक हो गए, उनसे ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत डेंस है सेंटर में, बहुत कम एरिया में। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम के सेंटर में रहता है पॉजिटिव चार्ज रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस होता है वो बहुत डेंस एंड हार्ड होता है, और न्यूक्लियस जो है एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत कम स्पेस लेता है।
तो इस तरह से न्यूक्लियस के बारे में फाइंड किया गया। इस तरह से प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ द एटम दिया। तो नाउ फाइनल मॉडल क्या था रदरफोर्ड का कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज dense and very small nucleus which contain protons and neutrons। फिर दूसरा मॉडल ऑफ द एटम का पोस्टुलेट क्या था? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स which are revolving round the nucleus in circular path। तो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे हैं। फिर ये पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम टुगेदर। यानी न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, इनका जो अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी वजह से एटम इज टुगेदर। मतलब पूरा का पूरा एटम, उसके शेल्स, उसका न्यूक्लियस सब साथ में है। और मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी स्पेस। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो शेल्स है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके बीच में काफी एम्प्टी स्पेसेस हैं। बट रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक था कि अगर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, यानी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग अगर चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है, मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन है उसका, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है। सॉरी, इट इज लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली। जब भी एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होगा तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी अपनी लूज कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उसका जो सर्कल है वो छोटा होता 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 रह जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो सर्कल छोटा होते होते इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता जाएगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो अल्टीमेटली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस, आके न्यूक्लियस के अंदर उसको गिर जाना चाहिए। तो एक और साइंटिस्ट ने इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व किया, वो थे नील्स बोर। तो उसमें ये, उसके मॉडल में ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद बोर ने स्टडी करी रदरफोर्ड के मॉडल को और उसको कुछ इम्प्रूव किया और स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में एक्सप्लेन किया। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स। उनके पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है। और अगर उसकी एनर्जी लूज हो जाती है तो वो इनर ऑर्बिट में आ जाता है, और अगर वो एनर्जी गेन करता है तो वो आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो जो इनर ऑर्बिट्स है वो लो एनर्जी लेवल्स है और जो आउटर ऑर्बिट्स है वो हाई एनर्जी लेवल्स है। तो डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने एनर्जी लेवल्स चेंज कर सकता है। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in a particular orbit then around the nucleus, then electron does not radiate energy, क्योंकि एक्सिलरेटेड मोशन होने के बाद भी वो एनर्जी अपनी रेडिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी लेवल है उसके पास, वो एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, उसके अंदर उसको एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं और वो इजीली रिवॉल्व हो सकता है बिना न्यूक्लियस में फॉल हुए हुए। तो ये बोर ने अपना मॉडल दिया। तो फाइनल बोर का मॉडल क्या था कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। ये तो पहले पता चली गया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है
और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं। फिर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द स्मॉल रीजन इन द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक बहुत छोटा सा रीजन है सेंटर में एटम के जो कहलाता है न्यूक्लियस। वहां पर वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस मूव होते हैं सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर एनर्जी लेवल्स में। और ये एनर्जी लेवल्स वो इसमें रिप्रेजेंट किए गए 1 2 3 4 नंबर से, या उनको हम KLMNB अल्फाबेट से उनको इलेक्ट्रॉन की शेल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। KLMN, इनर से आउटर की तरफ जाओ तो KLMN, या इनर से आउटर की तरफ जाओ तो उनके जो एनर्जी लेवल्स है वो है 1 2 3 4। तो इस तरह से एनर्जी लेवल्स दिए गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी शेल या इन एवरी एनर्जी लेवल इज फिक्स्ड, कि इनके अंदर जो ये जितनी शेल्स दिख रही हैं, जितने रिंग्स दिख रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहता है। जैसे फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे न्यूक्लियस के बाद की फर्स्ट शेल K शेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाहर की शेल में मैक्सिमम नंबर यानी कि L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसके अंदर हम देख सक रहे हैं 8 होगा। फिर M में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच इलेक्ट्रॉन शेल इज फिक्स्ड। तो ये था बोहर का एटम। तो डिपेंडिंग ऑन द बोहर के एटम मॉडल पर, उससे डिपेंड होते हुए यहाँ पर कुछ एटम्स जो हैं, एटम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स हैं, उनका कुछ एटॉमिक नंबर डिफाइन किया। अब हमारे पास है प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हमें पता है। हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर, एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। इसी तरह एटॉमिक मास डिफाइन किया गया है एटम्स का, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो देता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक जो नंबर है वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज इन जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम जो होता है वो अपने जनरल फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में या स्टेबल स्टेट में, एटम जो होता है वो नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हमें वो बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं। और एटॉमिक मास जो है वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है, या हम इसको मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास को हम समटाइम्स कहते हैं मास नंबर। तो मास नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू किसी भी एटम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब लिखा कैसे जाता है? सपोज हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास है वो है 12। तो जो उसका फॉर्म है लिखने का वो क्या होगा, यहाँ पर सेंटर में लिखा जाता है सिंबल, सिंबल के ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा मास नंबर, और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर। तो जैसे हमने कार्बन का एग्जांपल लिया था, तो कार्बन के केस में मास नंबर अगर हम लेफ्ट साइड में ऊपर लिखें तो 12 6, तो कार्बन 12 6, ये उसका फॉर्म हो गया। इस तरह से हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी एटम का अगर हमें सिंबल दिया हो, एटॉमिक नंबर, मास दिया हो, तो वी कैन राइट द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला इस तरह से सिंबल का रखा जा सकता है।
नाउ हमने डिस्कस किया था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम की जो शेल्स है, हर शेल के लिए हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके फिक्स्ड होते हैं, तो वो दिए जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल, वो गिवन बाय फॉर्मूला है 2n²। 2n² फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में कितने होंगे। तो फॉर के शेल हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फॉर के शेल n की वैल्यू होगी 1, के शेल के लिए n की वैल्यू होगी 1, तो इन दैट केस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 × 1², दैट मीन्स की हो गया 2। इसी तरह फॉर एल शेल के लिए n की वैल्यू हो गई 2, तो उस टाइम पे ये हो जाएगा 2 × 2² यानी कि 4 2 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एन शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, के एल एम एन, तो इनका निकाल सकते हैं। तो के एल एम का हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 और जो एन हो गया उसमें मैक्सिमम नंबर हो गए 32। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल कितने हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर एंड डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है एटम्स का। जैसे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिए हैं, हाइड्रोजन टू कैल्शियम 20 एलिमेंट्स हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यहाँ उनके सिंबल्स दिए हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को KLMN शेल में कैसे दिया जाएगा, जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो फर्स्ट शेल में ही आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फर्स्ट शेल में आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें जो K शेल है उसमें 2 आ गए, तो बचा एक, वो जाएगा L शेल में। यानी कि पहले इनर शेल्स कंप्लीट होती हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे नेक्स्ट शेल तक। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, उसके बाद शुरू हो जाएगी थर्ड शेल, क्योंकि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो फिल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ के बाद आ जाएगी थर्ड शेल में फिर इलेक्ट्रॉन्स जाने शुरू होंगे यहाँ के बाद, जैसे सोडियम से शुरू हो गई थर्ड शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 थर्ड शेल में आए। जैसे ही 8 कंप्लीट हुए थर्ड शेल में, फिर चले जाएंगे नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो नेक्स्ट शेल में आ गए, तो फोर्थ शेल आ गए 2 8 8 1 एंड देन 2 8 8 2, यहाँ से ये दोनों की है 4 शेल्स। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर पता हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ हुआ है शेल्स में। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डिफिकल्टी है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश होता है, और इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और मुझे इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।